Bismillahirrahmanirrahim. This is our topic 9 and lecture 9 as well, or lecture 10 as well. So, the topic for today is arches. So, last time we were studying cables, and arches is the second part of that chapter. So, this topic is also from chapter 5, and chapter 5 title is cable and arches. Last time we have discussed this part, and now we will be covering this part. So let us start. So last time I have told you that cables are the purely tension members or tensile members. So what does that mean? That cables only takes tensile forces, and in civil engineering structures we neglect the weight of members, like we neglect the weight of cables. But in case of arches, they are relatively bigger in structures, and their weight is uh, you know considerably high. So we do not usually neglect the weight of arches, and contrarily, arches are the members which carry forces in compression only, or most part of the force which they takes is compressive force. Uh, uh, in this way, cables and arches both are different from each other. So cables take forces as tensile forces, and arches takes as compressive forces. So arches used to reduce the bending moment in long span structures. Like अगर हम ये जो फिगर है जस्ट आपको समझाने के लिए कि आर्च ये एक स्ट्रक्चर है, आप देखिए ये एक लॉन्ग स्पैन जो आप कह लें हमारा ब्रिज है। अब इस ब्रिज पे अगर ये दो आर्चेज आर्चेज प्रोवाइड ना की हों तो इस ब्रिज में जो बेंडिंग मोमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आर्चेस क्या करते हैं, हम ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें आर्चेस प्रोवाइड कर देते हैं ताकि बेंडिंग मूवमेंट का जो इफेक्ट है लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स में उसको मिनिमाइज किया जाए या उसको कम किया जाए। एक्ट्स एज एन इन्वर्टेड केबल, ठीक है। सो इट रिसीव्स इट्स लोड मेनली इन कंप्रेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया। ऑल्दो बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी इट मस्ट resist some bending and shear depending upon how it is loaded and shaped. तो अब एक तो ये कि आर्चेज इन्वर्टेड केबल्स की तरह है, मतलब कि एक तो केबल है ना वो हम ऊपर वाली साइड पे लगाते हैं केबल्स में, ठीक है। बट आर्चेज जो है इन्वर्टेड केबल है, मतलब नीचे वाली साइड पे लगी है, शेप भी वैसी है। केबल्स हमारी नॉर्मली मतलब वही आर्च स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन वो कनकेव अपवर्ड होती है, जबकि ये जो आर्चेज हैं ये कनकेव डाउनवर्ड हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट एज इन्वर्टेड केबल। और जस्ट इसका शेप जो है इन्वर्टेड केबल की तरह का है। और इसी तरह ये कंप्रेसिव फोर्सेस जो है वो बेयर करती हैं, कैरी करती हैं। और इसी तरह आर्चेस जो है ये रिजिड हैं, बट ये रिजिड होने के साथ साथ ये बेंडिंग और shear फोर्सेस को भी किसी हद तक लोड वो इनको भी बेयर करती हैं। ये हाँ ये डिपेंड करता है कि हाउ इट इज़ लोडेड एंड शेप, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये हर केस में बेंडिंग और shear को कैरी करेंगी। बट दे कंप्रेशन को या कंप्रेसिव फोर्सेस को ये इन एनी केस ये कैरी करेंगी, और ये कंप्रेसिव फोर्सेस के लिए ही जो प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है। इफ द आर्च हैज अ पैराबोलिक शेप एंड सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकल लोड ओनली कंप्रेसिव फोर्स विल बी रेजिस्टेड। कि अगर पैराबोलिक शेप होगी आर्च की और यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकल लोड हो तो सिर्फ कंप्रेसिव फोर्सेस जो हैं होंगी वो स्टैक करेंगी, और आप सिर्फ कंप्रेसिव फोर्सेस को रेजिस्ट करेंगे। So we have four types of arches. The first one is fixed arch, then we have two hinged arch, three hinged arch, and tied arch. So this is the fixed arch. This is also ये उसके components हैं कि ये जो है जहाँ से फिक्स्ड
पार्ट है वो उसे हम कहते हैं अबॉटमेंट, ठीक है। और इसी तरह ये जो टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पॉइंट है इसका सेंटर के ऊपर, ये इसको हम क्राउन कहते हैं। ये इसका आ गया हाउंच, और इसी तरह ये क्राउन। और अब ये चूँकि ये थिकर पार्ट है तो इसका जो इन दोनों का जो इन बिटवीन जो मिडिल पोर्शन है, ये जो सेंटर लाइन है, उधर वहाँ से अबॉटमेंट तक का जो वर्टिकल एलिवेशन है, ऐसे हम कहते हैं सेंटर राइज, सेंटर लाइन राइज, ठीक है। और इसी तरह इस पार्ट को हम कहते हैं एक्स्ट्राडोज, और इसी तरह इन इन इनर वाले को हम इंट्राडोज कहते हैं, या इसको बैक और सॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी स्प्रिंग लाइन है, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ आर्च, टिपिकल आर्च। दिस वन इज फिक्स्ड आर्च, ठीक है। और फिर इसी तरह टू हिंज्ड आर्च। टू हिंज्ड आर्च कौन सी होगी वो मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। ये हमारी जो है दिस इज काइंड ऑफ थ्री हिंज्ड आर्च, एक दो, एक हिंज, दो और तीन, ठीक है। और इसी तरह टाइड आर्च, ये वाली टाइड आर्च ये बंधी हुई है, ठीक है। सो दीज आर द दिस इज अ थ्री हिंज आर्च। और हमें पता है कि इंटरनल फोर्सेस केस कौन कौन सी होती हैं, और अगर हम किसी मेंबर को उस दरमियान में से काटें हैं तो उसमें कौन कौन सी फोर्सेस होंगी। तो ये चूँकि यहाँ पे ये हिंज था, तो इस वजह से यहाँ पे दो ही फोर्सेस होंगी, एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स होंगी। और अगर यहाँ पे रिजिड होता और कम काटते तो फिर यहाँ पे मूवमेंट भी होता। लेकिन चूंकि ये थ्री इंच आर्च है और यहाँ पे एक हिंज लगा हुआ है, तो हिंज को अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास दो फोर्सेज होती हैं, वी ऑल नो। तो दो फोर्सेज यहाँ पे, इसी तरह से एक्स और वाई, इसी तरह दो यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी divide an arch or a three hinge arch into or resolve an arch into internal forces. So let us solve a problem, but we will solve the problem from book. So let me share book with you. All right, this is the book, and here the arches portion starts. So ये वही एग्जांपल है, ये वही फिगर है जो हम अपने उसमें देख रहे थे लेक्चर में, पावर पॉइंट वाले में। तो ये आर्चेस की थ्योरी है जो मैंने थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की है, बाकी आप खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रीड कर सकते हैं। तो ये देखें, दिस इज अ फिक्स्ड आर्च, दिस इज अ टू हिंज आर्च, तो दो हिंजेस लगे हुए हैं। अभी फिक्स में देखें यहाँ पे कोई हिंज नहीं है, डायरेक्ट ये फिक्स्ड है। और ये टू हिंज है तो यहाँ पे एक हिंज है और यहाँ पे एक हिंज स्पोक है। अगर फिक्स्ड है तो यहाँ पे तीन, अगर इसको हटाएंगे, इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ, तीन फोर्सेज होंगी, बल्कि और हिंज के केस में हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेज होंगे। और ये थ्री हिंज आर्च है, ठीक है, और ये टाइड आर्च है। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ आर्चेज, ये फिक्स्ड आर्च, टू हिंज आर्च, थ्री हिंज आर्च एंड टाइड आर्च। सो वी हैव थ्री हिंज आर्च, और ये उसके कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी उसी लेक्चर में देख चुके हैं। और चूंकि यहाँ पे हिंज था तो इसलिए यहाँ पे ए एक्स और ए वाई दो फोर्सेज हैं, इसी तरह बी एक्स बी वाई दो फोर्सेज हैं। अगर यहाँ पे फिक्स्ड होता तो यहाँ पे फिर तीन फोर्सेज होती, मूवमेंट भी साथ में होता, ठीक है। यानी कि एम ए भी होता और यहाँ पे एम बी भी होता। और यहाँ पे भी हिंज था तो यहाँ पे भी वही दो फोर्सेज। ये पी वन और पी टू जो हैं ये दोनों एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। सो लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम जिसमें हमारे पास थ्री हिंज आर्च हमें गिवन है। यहाँ दोनों जगह पे हिंज है और यहाँ सेंटर में भी हिंज है, ठीक है। और ये एक आर्च है, लेट्स से अगर हम कंसिडर करें कि ये एक ब्रिज ब्रिज का डेक है ऊपर वाला, और इसके ऊपर ये यूडीएल लग रहा है, नीचे ही हमने आर्च स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिस तरह के ये, मतलब बिल्कुल इसी चीज़ को रिजेंबल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और थ्री हिंज आर्च, ओपन स्पैंड्रल आर्च इसका नाम है, ओपन स्पैंड्रल या टाइप है ओपन स्पैंड्रल आर्च की। arch bridge like that one shown in the photo has a parabolic shape, ये चीज़, ठीक है। If this arch were to support a uniform load and have the dimension shown in figure A, ठीक है, figure 10 में असल में ये आर्च है और इसको रिजेंबल करने के लिए ये बनाई गई, ठीक है, figure 10A में। दिस show that the arch is subjected only to axial compression at any intermediate point such as point B, ठीक है, ये पॉइंट बी है।
तो वो कह रहा है कि आप शो करें, आप बताएं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स ही है, बाकी कोई फोर्स नहीं है। assume the load is uniformly transmitted to the arch ribs। तो ये कह रहा है कि ये जो लोड है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 500 पाउंड पर फीट। अच्छा, कहना क्या चाह रहा है वो कह रहा है कि आप इस पॉइंट बी पे जो फोर्स निकालें और ये आप प्रूव करें कि, या आप शो कर, ये दिखा दें, प्रूव करके दिखा दें कि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, बाकी इस प्रॉब्लम में वो कुछ नहीं कह रहा। ये हमें डायमेंशंस वो सारी गिवन है। वर्टिकल इसकी जो हाइट है दैट इज 25 फीट, और ए से बी के दरमियान 50 फीट, और इसी तरह बी से सी के दरमियान 50 फीट, बी से डी और डी से सी दोनों 25 फीट। ठीक है, सो सिंपल सा प्रॉब्लम है। हम पीछे जो आपने अभी तक पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिलाइज होंगे। तो अब ये उसने उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है, और हमें पता है कि यहाँ पे हिंज है, तो ए एक्स एक वाई 2 फुट यहाँ पे होंगी, 2 यहाँ पे होंगी, 50 के की जो है ना लोड लग रहा है। ठीक है, और वो हमें पता है कि सेंटर में लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 500 था, पाउंड था, तो अब 500 पाउंड था। ठीक है, तो 500 को उसने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है किसके साथ, टोटल लेंथ के साथ। क्योंकि हमें पता है कि हम जब यूडीएल को जब पॉइंट लोड में चेंज करें तो हम क्या करते हैं कि उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको 500 को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, 100 फीट, तो ये कितना हो जाता है 50,000। ठीक है, तो 50,000 पाउंड, तो 50,000 पाउंड को हम 50 के भी लिख सकते हैं। ठीक है, 50 के का मतलब ये 1000। ठीक है, तो 50 के जो है पाउंड हमारे पास ये फोर्स लग रही है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसके सपोर्ट रिएक्शंस निकालना है, जिस तरह हम बीम्स के केस में करते थे कि जो भी फोर्स लग रही हो सबसे पहले एंड रिएक्शन या सपोर्ट रिएक्शन वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो हमें पता है ए एक्स ए वाई सी वाई दो फोर्सेज है हमारे पास। किसी भी एक पॉइंट पे, या इस इधर आप मोमेंट अबाउट ए जीरो कर दें या मोमेंट अबाउट सी जीरो कर दें, वही हमारे पास जो तीन टिपिकल इक्वेशन है कि सिग्मा मोमेंट इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमने यहाँ पे ए सिग्मा मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो कर दिया। तो हमारे पास कितनी फोर्सेज हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो फोर्स जिस एक्सिस से पास हो रही है, अगर उसी पॉइंट पे हम फोर्स देख रहे हैं तो वो वाली उसका इफेक्ट जो है वो जीरो होता है। तो इट मीन्स कि ए एक्स ए वाई का इफेक्ट जीरो होगा। ठीक है, एक हमारे पास 50 के वाली फिट है फोर्स है, और एक सी वाई है, और ठीक है, तो ये दो फोर्सेज है हमारे पास। तो सी वाई देखें 50 के इंटू 50, ये तो ये अभी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसमें प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉकवाइज 50 के इंटू 50 ये वाले डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 50 के 50 इंटू 50, राइट। देन वी हैव सी वाई। अब सी वाई जो है अपवर्ड है, ये एंटी क्लॉकवाइज इसने पॉजिटिव ले लिया हुआ है, तो सी वाई इंटू टोटल ये जो लेंथ है और स्पैन लेंथ है दैट इज 100, तो सी वाई इंटू 100। तो और चूंकि मैंने आपको बात अभी बताई कि जो एक्सिस से जो फोर्स पास हो रही होगी उसका इफेक्ट जो है वो जीरो होगा मोमेंट पे। तो ये जो सी एक्स है ये एक्सिस से पास हो रही है, तो इट मीन्स इसका या इसका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव जीरो होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा ही नहीं है। तो सी वाई, अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो सी वाई इज इक्वल टू 25 के। ठीक है, सी वाई आ गया हमारे पास। अब हम अगेन सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो कर दें, तो ये 50 था, ये 25 हो गया, तो रिमेनिंग ए वाई जो है वो 25 ही बच जाएगा। ठीक है, ए वाई, तो सी ए वाई इज इक्वल टू 25 के, सी वाई इज इक्वल टू 25 के, ए एक्स और सी एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो अब वो क्या कह रहा है अब हमने, चूंकि ये 3 हिंज आर्च है और हमने इधर पॉइंट डी है हमारा कोई, इधर ये इधर हमारा पॉइंट डी है, तो इस डी पे हमने, चूंकि हमने प्रूव करना है कि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स है सिर्फ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि राइट साइड वाली जो है ना पार्ट को, आज के पार्ट को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसको रिमूव करेंगे इस हिंज को, तो हमारे पास इंटरनल फोर्सेज आ जाएंगी। तो इंटरनल फोर्सेज बी एक्स, क्योंकि पॉइंट बी था तो यहाँ पे बी एक्स और बी वाई दो फोर्सेज आ गई।
और टोटल स्पैन लेंथ पे 50K अगर लोड लग रहा था तो हाफ स्पैन पे ऑब्वियसली 25K लगेगा, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा डी है, वो नेक्स्ट फिगर में ज़्यादा क्लियरली शो हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा डी है, जहाँ से ये 25 इधर है और 25 इधर है, तो इधर ये पॉइंट डी है और इधर हमने शो करना है, ठीक है। सो बी ये डी और इसी तरह ये सी। वर्टिकल जो डिस्टेंस है ये वाई है, दिस इज 25 फीट। अब अगेन हमने ये बी एक्स इसी तरह सी वाई तो हमारे पास है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे वही जो एंड रिएक्शंस निकालने हैं, वही हमारे पास जो तीन इक्वेशंस हैं। सिग्मा मूवमेंट अबाउट बी ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एक्स आ जाएगा। अब देखें, क्योंकि हमने मूवमेंट अबाउट बी ज़ीरो किया है और ये जो सी वाली फोर्स है, सी एक्स वाली और सी वाई वाली, ये एक्सिस से पास नहीं हो रही, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे सी एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हमने जब बी एक्स पे ज़ीरो किया तो 25 इंटू 25 एक फोर्स हमारे पास ये आ गई, 25 इंटू 25 ये आ गई। दूसरी हमारे पास ये सी वाई आ गई, ठीक है, सी वाई इंटू ये वाला 50, ठीक है। तो सी वाई हमारे पास 25 था और साथ में 50 ये जो टोटल स्पैन लेंथ है, ठीक है। इसी तरह सी एक्स इंटू वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 25, सी एक्स इंटू 25। तो एक हमारे पास अननोन था यहाँ पे सी एक्स, तो सी एक्स हमारे पास आ गया, दिस इज 25K, ठीक है। तो अब वही सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो सी एक्स और बी एक्स दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, बी एक्स भी 25K आ जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो अगर हम करें तो हमारे पास ऑलरेडी 25K डाउनवर्ड फोर्स है और 25K सी वाई अपवर्ड फोर्स है। तो यहाँ पे इट मीन्स कि बी वाई जो है का इफेक्ट जो है वो जीरो है, यानी कि बी यहाँ पे वर्टिकल फोर्स कोई नहीं है, जीरो, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एट अ डिस्टेंस एक्स जो है हमारा पॉइंट डी है, ठीक है। जो कि अगर मैं मेन डायग्राम पे इधर जाऊं, ये एट अ डिस्टेंस एक्स, ये एक्स डिस्टेंस है हमारे पास और पॉइंट इधर है डी। तो हम आते हैं नीचे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि एक तो चूंकि हमें पता है आर्च जो है उसका हर पॉइंट पे उसका जो आपके लिए स्लोप जो है वो चेंज हो रहा होता है, एंगल, ठीक है। तो हमने एक एंगल यहाँ पे निकालना है और दूसरा हमने, चूंकि टोटल हाइट तो हमारे पास है फ्रॉम एंड पॉइंट टू द पीक, हमारे पास तो हमें पता है कि वाई जो है या वाई मैक्सिमम जो है वो 25 फीट है। लेकिन इस डी पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमने ये भी निकालना है वाई। तो देखें, अ सेक्शन ऑफ आर्च टेकन थ्रू पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे एक्स हमारे पास है 25 फीट, या इधर से 25 या इधर से इधर साइड से 25। तो y इज इक्वल टू ये यहाँ पे y निकाला हुआ है उसने। अब ये जो y है ये हमारे पास ये उसने गिवन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई 50 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये y कहाँ से आया, मतलब क्वेश्चन में तो यहाँ पे गिवन है, ये भी पॉसिबल है कि एग्जाम में गिवन ना हो, तो ये y आप कैसे निकालेंगे। अगर आप पीछे जाएं इक्वेशन 5-9 ये, तो आप जब y निकालते हैं ना तो y इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन 5-9 एच एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम आगे चलते हैं, वही चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एल स्क्वायर एच एल स्क्वायर सॉरी एच डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज़ है ना, ये इक्वेशन है। एच, ये 25 जो है ये एच है, ये वाली हाइट, ठीक है। और एल जो है ये 50 जो है ये टोटल 50 है, ये वाला एल, ठीक है। और एक्स अपनी जगह पे एक्स, ठीक है। तो हम नीचे आए अगर, तो एक्स हमारे पास कितना था, ये 25, एच कितना था, वो भी 25, ठीक है। टोटल एच यानी कि वाई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू अगेन 25 और टोटल एल जो है वो 50 है।
तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 6.25 फीट। अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यों है? माइनस, ये हाइट माइनस, हालांकि डिस्टेंस जो है ये माइनस में तो नहीं होती। माइनस इस वजह से है क्योंकि ये जो आपका हमारी जो आर्च है, उसका आपके लिए जो न्यूट्रल एक्सिस है या ओरिजिन जो है या प्लेन जो है, जिस तरह मतलब एक एक रेफरेंस से, हमारा रेफरेंस जो है ये डेक है, ये सरफेस। अब सरफेस से, डेक से डाउनवर्ड जो है इसकी हाइट है। तो दैट्स वाई ये जो माइनस डिनोट कर रहा है कि रेफरेंस से नीचे है, इसलिए ये माइनस है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो y इज इक्वल टू 6.25। तो इट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट डी तक का जो y है, दिस इज 6.25 फीट। ठीक है। अच्छा, एक वैसे थंब रूल आपको जस्ट बता दूं, ये में भी हर जगह काम ना करे। अब देखें, ये टोटल 25 था, अगर हम इसका हाफ करें तो ये 12.5 बनता है, और 12.5 का अगर हम हाफ करें तो ये चीज़ बनती है 6.25। ये जस्ट बता रहा हूँ आपको, बाकी आपने ये जस्ट रिमेंबर, याद रखने के लिए, बाकी आपने वाई इस तरह प्रॉपर वो जो 6.9 इक्वेशन है उसके थ्रू आपने कैलकुलेट करना है। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए इस थंब रूल पे नहीं जाना। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट पे चूंकि आर्च है और यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो स्लोप के लिए हमारे पास, हमें पता है कि वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, और वो ये चीज़ भी हमने पीछे पढ़ी हुई है, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो चीज़ है ये, अब डी वाई हमारे पास कितना है, 25 इंटू 25 स्क्र डिवाइडेड बाई 50 स्क्र। ठीक है, दिस इज डी वाई, ये सारी चीज़। ठीक है, लेकिन साथ में जो है x, ये अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इस तरह होगा, लेट मी शो यू। ये होगा कि ये जो डी वाई है, हमारा डी वाई, ये सारे का सारा ये डी वाई है। ठीक है, सिर्फ डी वाई। सो डी वाई कितना है हमारा, हमारा 25, या मैं इसको यूं कर दूं अगर, एच एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और ये आ गई सारी वैल्यू सिर्फ डी वाई की। अब डी एक्स है नीचे, यानी कि ये एक्स भी साथ में नीचे आएगा। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, तो ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एच एक्स डिवाइड बाई एल स्क्वायर रह जाएगा। तो एच हमारे पास, ठीक है, तो ये चीज़ है, ये इसलिए यहाँ पे जो है एक्स पे जो है ना, ये स्क्वायर इसका खत्म हो गया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये जो है स्क्वायर जो है इस एक्स के साथ खत्म हो गया। तो 50 डिवाइड बाय 50 एक्स स्क्वायर। तो और इसको हम वो कर रहे हैं, क्लियर ऑल, हाँ, इसको हम जो लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक्स एट 20 फीट पे हम कर रहे हैं, क्योंकि टोटल लेंथ है हमारे पास 50, लेकिन हाँ, और हम इसको 25 फीट पे देख रहे हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 25। तो जब हम 25 पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आंसर आएगा वो -0.5। तो अगेन माइनस जो है वो, क्योंकि रेफरेंस से हम नीचे हैं, इसलिए ये माइनस है। ठीक है, तो जब टेन थीटा हमारे पास 0.5 आ गया, तो आप थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 0.5 करें, तो आपके पास जो एंगल है या स्लोप है वो 26.6 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, वंस आपके पास एंगल आ गया, फिर आप क्या करेंगे कि इस पार्ट को, इस यानी कि जब आपके पास एंगल आ जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे कि इस पार्ट को सिर्फ जो है ना वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है वो, यहाँ पे हमारा डी है। ठीक है, तो फिर हम सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करते हैं। आए जी, ये हमारा पार्ट। ठीक है, अब ये वर्टिकल डिस्टेंस हमने, ये y जो है वो 6.25 निकाल लिया हुआ है। ये यहाँ पे बी एक्स जो था 25 था, इसी तरह अब देखें, ये फर्दर उसका हाफ हो गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे था टोटल 25 के, अब हम सिर्फ 25 के लग रहा था
50 फीट स्पैन पे। तो 25 फीट स्पैन पे कितना, ऑब्वियसली इसका हाफ जो है ना वो फोर्स लगेगी, विच इज 12.5 के। ठीक है, अब 12.5 के जो है ये सेंटर में लगेगी, और टोटल स्पैन है 25, तो इसका हाफ हो जाएगा 12, इधर यानी कि दोनों साइड पे 12.5 12.5। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। अब चूंकि यहाँ से हमने इसको ब्रेक किया है, तो डी पॉइंट यहाँ पे हमने फोर्सेस कैलकुलेट करनी थी, तो हमें पता है यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस आ जाएंगी। अब चूंकि यहाँ पे हिंज नहीं था, यहाँ पे फिक्स्ड था, तो यहाँ पे तीनों फोर्सेस आएंगी। ठीक है, वी डी यानी कि शेयर फोर्स, और नॉर्मल फोर्स या वर्टिकल फोर्स, और इसी तरह मोमेंट एट डी। तो ये तीन फोर्सेस हमारे पास आ गई। एंगल्स हमें पता है 26.6 डिग्री भी हमने निकाला हुआ है। तो अगेन मुझे यहाँ पे आई थिंक एक्सप्लेन करने की नहीं जरूरत। अब देखें, एन डी हमने कंप्रेसिव एज्यूम किया हुआ है, आई समझ, हमने कंप्रेसिव एज्यूम किया हुआ है। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाता है, प्लस में आ जाता है, एन डी की वैल्यू अगर प्लस में आ जाती है, तो इट मीन्स के हमारी फोर्स जो है वो कंप्रेसिव है। और जो हमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि शो दैट के डी पे जो फोर्स लग रही है वो कंप्रेसिव फोर्स है, यानी कि हमने एक तरह से थ्योरी में बात पढ़ी कि जो आर्चेज हैं वो कंप्रेसिव फोर्सेस कैरी करती हैं। तो यहाँ पे हम वो चीज़ प्रूव कर रहे हैं कि आर्चेज वाकई में कंप्रेसिव फोर्सेस जो है वो कैरी करती हैं। तो यहाँ पे हमने ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, वी डी यानी कि शेयर एट डी, मोमेंट एट डी, एंड दिस नॉर्मल फोर्स एट डी। तो अगेन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो पॉइंट बी पे हम क्या करें, अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एट दिस फिगर। तो हम क्या करते हैं जी, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। एफ एक्स में हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एक ये वाली फोर्स, अब और दूसरी आ गई हमारे पास एन डी, ये वाली फोर्स भी आ जाएगी, क्योंकि ये एक एंगल पे है, तो जो भी फोर्स इंक्लाइंड हो वो एक्स में भी जो है उसका कंट्रीब्यूशन होता है, और वाई कंपोनेंट में भी उसका कंट्रीब्यूशन होता है। सो इसी तरह एक बार एक्स के साथ इसका कंट्रीब्यूशन तो कॉस थीटा आ जाएगा, वाई के साथ इसका कंट्रीब्यूशन तो साइन थीटा आ जाएगा, और साथ में वाई के साथ फिर वी डी आएगा, और एक्स के केस में एन डी आएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाली हमारी फोर्स है जिस तरह के नॉर्मल होती है, और ये हमारी वाई एक्सिस वाली फोर्स है वी डी। तो ये उसके साथ एंगल्स आ गए। इसी तरह हम हमने सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 कर दिया। तो अब देखें कि हमारे पास जब हम एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेज हैं, एक ये वाली फोर्स, अब यहाँ पे ये वाली फोर्स नहीं होगी। ठीक है, एफ वाई इक्वल टू 0 12.5 के डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। इसी तरह एक बार हमारे पास साइन का कंपोनेंट आ जाएगा एन डी के साथ। ठीक है, इसी तरह एक बार कॉस का कंपोनेंट आ जाएगा वी डी के साथ। ठीक है, एंगल वही सेम है। और फिर हम क्या करते हैं कि मूवमेंट एम डी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इसी पॉइंट पे के अबाउट, यानी कि सिग्मा मूवमेंट एट डी इज इक्वल टू 0। अब ये एक एम डी जो है ये इसका अपना है। ठीक है, तो वो तो एज इट इज एम डी आ जाएगा, प्लस फिर ये वाला 12.5 इंटू दिस डिस्टेंस 12.5। ठीक है, 12.5 के जो फोर्स है, और 12.5 के 12.5 फीट जो है वो डिस्टेंस है, स्पैन लेंथ है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। थर्ड वन हमारे पास ये वाले 25 के जो है ये फोर्स है, और ये वर्टिकल हाइट कितनी है 6.25। ठीक है, 25 के इंटू 6.25। अब ये तीन इक्वेशंस है हमारे पास, तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, और हमारे पास अननोन्स कितने हैं, तीन, वी डी, एन डी, और एम डी। तो तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तीन अननोन्स, तो इजीली ये सॉल्व हो सकते हैं। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास एन डी आ गया 28 के पॉजिटिव में। तो विच मीन्स हमारी जो एजम्पशन थी कि एन डी इज कंप्रेसिव, वो ठीक है। वी डी और एम डी जो है वो 0 है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ you solve arches. Let us solve a next problem. This one. This is again a simple problem जिस तरह हमने पीछे देखा. So 3 hinge arch है यहाँ पे भी. The side arch is subjected to loading shown in the figure this A. इस तरह से loading है. Determine the force and members CH and CB
दो मेंबर्स में हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है, ये वाला सी एच और सी बी, इन दो में हमने फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। साथ में उसने हमारी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी आसान कर दी है। वो ऐसे कि वो कह रहे हैं द डैश्ड मेंबर जी एफ ऑफ द ट्रस इज इंटेंडेड टू कैरी नो फोर्स, यानी कि जी एफ जो है ये और जी एच, ये डैशेज लगी हुई हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जीरो फोर्स मेंबर्स हैं, जी एफ और जी एच, ये दोनों जो हैं जीरो फोर्स मेंबर्स हैं। तो हमने इस मेंबर में इंक्लाइंड वाला ये सी बी और ये सी एच, इन दो में हमें फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। और बाकी हमारा हमें डिस्टेंसेस सारे गिवन है 3 3 3। और इसी तरह यहाँ से ए से बी तक वर्टिकल डिस्टेंस कितने हैं, दिस इज 4 मीटर। और इसी तरह बाकी रिमेनिंग जो ऊपर 1 मीटर, बी से सी तक वर्टिकल डिस्टेंस 1 मीटर, सी से एच तक वन, या सी से एच तक या सी से जी तक वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ये वर्टिकल हाइट जो है दिस इज 1 मीटर। तो सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने सी बी और सी एच में जो हमने फोर्सेस कैलकुलेट करनी है, तो हम डायरेक्टली इसका पहले हम ये करते हैं कि पूरी ट्रस को लिया, इसके वर्टिकल ये जो है ना एंड रिएक्शंस वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो ये टोटल कितना लग रहा है, 15 15 30 और 20, 50 है, 50। तो चूंकि ये सिमेट्रिक आर्च है, तो हमें थंब रूल हमारा यही कहता है कि टोटल अगर 50 है तो 25 यहाँ पे होगा, 25 यहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं तो ए एक्स जीरो हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, यहाँ पे हिंज था, यहाँ पे रोलर स्पोर्ट है, तो इसलिए यहाँ पे ई वाई जो है ए की फोर्स है, ठीक है। ये चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे हिंज था तो दो दो फोर्स थी। अच्छा, ये हमें पता लग गया कि ए वाई जो है ये 25 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसने डायरेक्ट लिख लिया ए वाई को, बल्कि वो कैलकुलेट भी कर लिया सिग्मा एफ वाई करके, ठीक है। और ई वाई वही काम किया हुआ है। मैंने आपको थंब रूल के थ्रू बता दिया कि ई वाई भी 25 होगा, ए वाई भी 25 होगा, उसने वही प्रॉपर काम किया हुआ है। लेकिन आपने एग्जाम में ऐसे ही करना है या क्विज में कि मूवमेंट पहले आप वही मूवमेंट एट अबाउट पॉइंट ए जीरो करेंगे, तो आपके पास इस तरह ई वाई आ जाएगा। फिर सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो ए की एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ए एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। फिर सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे तो वर्टिकल फोर्सेज जितने भी हैं उनका सम कर लेंगे, तो आपके पास जो अननोन है वो आ जाएगी, दैट इज ए वाई इक्वल टू 25 किलोमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सी इस मेंबर में और इस मेंबर में हमने फोर्सेज कैलकुलेट करनी है। तो अब वो कह रहे हैं कि द फोर्स कंपोनेंट एक्टिंग एट जॉइंट सी कैन बी डिटरमिन्ड बाय कंसीडरिंग द एंटायर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ आर्च। तो आपने इंटायर लेफ्ट पार्ट जो ना फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लेफ्ट पार्ट आपने एज्यूम कर ली है, एज्यूम कर ली। और अब आप क्या करें, अच्छा एक चीज यहाँ पे अगर आप नोट करें तो आप देखें ये होल तो इटसेल्फ ये कंप्लीट एक आर्च स्ट्रक्चर है, बट अगर आप इंडिविजुअली देखें तो ये देखें ये ट्रस स्ट्रक्चर बन रहा है अंदर से, ये एक ट्रस है, इसी तरह ये ट्रस है, इसी तरह ये ट्रस है। तो क्या मतलब हुआ कि ये ट्रस है, तो हम यहाँ से यहाँ पे इजीली वो मेथड ऑफ जॉइंट्स लगा के ये जो है फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली फोर्स भी, इस नंबर वाली फोर्स भी और इस नंबर वाली फोर्स भी, ठीक है। तो ये उसने इंटायर जो है वो सी पार्ट ये वाला एज्यूम किया हुआ है 25 के अपवर्ड। और यहाँ पे एक ए ई है फोर्स, ये 15 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, ये पॉइंट सी है, ठीक है। यहाँ पे भी सी वाई सी एक्स ये हमने कैलकुलेट करना है। तो अगेन हमने सी इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट, अगर हम मोमेंट को ज़ीरो कर दें तो हमारे पास ए ई आ जाएगा, ठीक है। ए ई कैसे, ये वाला ए ई, क्योंकि ये टाइड आर्च है, थ्री हिंज टाइड आर्च, दिस इज अ फोर्थ टाइप ऑफ आर्च। तो ए ई ये वाली फोर्स भी हमने चूंकि हमने हाफ आर्च को कंसिडर किया हुआ है, तो हमने ए ई को भी ओबियसली ए ई का भी आधा पार्ट इसमें आएगा, तो ए ई भी हमने कैलकुलेट करना है। तो ये ए ई जो है इस तरफ फोर्स लगी, मतलब वही मेंबर की फोर्स जो डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे मूवमेंट अबाउट क्या किया हुआ है उसने, मूवमेंट अबाउट सी करके जीरो किया है, और बाकी आपको ऑलरेडी सारा पता है। तो जो जो फोर्सेस में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो एफ ए ई हमारे पास आ गया 21 किलोमीटर। सिमिलरली उसी पॉइंट से हाँ हम इसी लेफ्ट पार्ट ऑफ आर्च पे हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे और एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, सी एक्स हमारे पास 21 आ गया,
सी एक्स कैसे 20, क्योंकि ए ई जो है वो 21 है और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें है ही नहीं, तो ये सी एक्स भी ऑब्वियसली 21 हो जाएगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसी तरह एफ वाई हमारे पास जो है एफ वाई में कितनी फोर्सेज हैं, हमने हमारे पास बाकी सारे नाउन है, ये वाली नाउन है, 15 भी नाउन है, 20 भी नाउन है, और ये सी वाई जो अननाउन है। तो अब देखें ये 25 है और ये यहाँ पे कितना है 20 और 15 35, तो 35 यहाँ पे है। तो इस 35 को ये 25 बैलेंस करेगा, तो रिमेनिंग 10 किलो न्यूटन रह गया, तो वो सी वाई की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल इज दैट। तो वही आज देखें सी वाई के लिए 10 किलो न्यूटन। तो बट ये मैं आपको ये दे के भी बंदा इजीली कर सकता है, लेकिन पेपर में आपने ये एग्जाम में आपने पूरे स्टेप्स करने हैं। तो सी एक्स और सी वाई हमारे पास दोनों आ गए। अब चूंकि हमें पता है कि ये एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर भी बना रहा है इंटरनली, तो इसको हमने वही मेथड ऑफ जॉइंट्स सॉरी मेथड ऑफ जॉइंट्स लगा दिया। तो हम पहले इस जॉइंट जी जो है जी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉइंट जी पे हमने इसको कंसिडर किया और हमें पता है कि ये वाला भी फोर्स, ये वाली दोनों फोर्सेस जीरो हैं। डाउनवर्ड जो है जी सी, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो पहले जी पे उसने किया, डाउनवर्ड 20 लग रहा है और ये दोनों जीरो हैं, ठीक है। तो जी सी पे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो किया, तो जी सी आ गया हमारे पास 20 किलो न्यूटन। इसी तरह ये जी सी, ठीक है। एफ जी सी एक डाउनवर्ड है और इसी तरह एक एफ जी, ये 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है और एफ जी सी अपवर्ड है। तो ये देखें बस सिंपल सिंपल इस 20 को इसने बैलेंस कर दिया। और इसी तरह एफ एच जी जो है, अगर ये जीरो है तो ये भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एफ सिग्मा एफ एक्स इसलिए उसने लिखा ही नहीं। अब हम आ जाते हैं जॉइंट सी पे। जॉइंट सी कौन सा है हमारा, ये वाला। तो इस पे कितने मेंबर्स हैं, एक ये वाला मेंबर है, एक ये वाला इंक्लाइन मेंबर है और एक ये वाला फोर्ड है, ठीक है। तो और साथ में एक ये वाला जो उस तरफ से आ रहा है, ठीक है, 21, जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 21 सी एक्स, ठीक है। तो सी एक्स ये अपवर्ड हमने, ये भी सी वाई ये हमने खुद कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर, सी एक्स पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये वाला अप्लाइड लोड है 20 किलो न्यूटन। ये दो अननोन है, एफ सी एच और एफ सी बी, ठीक है। तो अगेन सिंपल सी बात है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कर लें और साथ में सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो कर दें, ठीक है। तो एफ सी बी, अच्छा अब देखें यहाँ पे एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो नोट करने वाली, वो ये है कि हमारे पास डिस्टेंसेस सारे गिवन हैं, ठीक है। आप अगर ऊपर आए तो यहाँ पे देखें ट्राइंगल्स बन रही हैं। अब हमें पता है कि इस पॉइंट और सी के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, सी और इस पॉइंट के दरमियान या इस पॉइंट के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस 1 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 मीटर है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 मीटर है और इसी तरह वर्टिकल डिस्टेंस 1 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस 1 मीटर। तो ये ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो यहाँ से एंगल्स हमारे पास इजीली आ जाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एफ सी बी, अब पहले उसने एफ एक्स को जीरो किया हुआ है, तो एफ एक्स में अब हमें पता है कि जो भी इंक्लाइन लोड लग रहा हो, इंक्लाइन फोर्स हो, वो वाई में भी कंट्रीब्यूट करती है और एक्स में भी कंट्रीब्यूट करती है। तो एफ सी बी साथ में हमने एक्स जीरो किया हुआ है, तो हमारे पास कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा आएगा तो कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस यहाँ पे हमारे पास क्या है 3, 3 बेस है और हाइपोटेन्यूज ये वाला, यानी कि अगर मैं आपको इस इधर स्क्रीन पे सॉल्व करके बताऊं तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन रही है, ये वाली, ये 3 बेस है, 1 हमारे पास इसकी हाइट है, ठीक है। और ये जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इस पे अप्लाई करें तो ये यूं होगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और साथ में ये चीज़, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो ये हो जाएगा √10। इट मीन्स कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो √10 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे cos थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना है, दिस 3 और हाइपोटेन्यूज कितने हैं 10, ठीक है।
तो इसी तरह एफ सी बी, ये वाला एफ सी बी कॉस थीटा, इधर भी वही, ठीक है। और यहाँ पे एफ सी एच कॉस थीटा, ठीक है। तो 3 बाय, दोनों केसेस में 3/√10। सिमिलरली एफ वाई, तो यहाँ पे साइन थीटा होगा, तो ये साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 1 है, और इसी तरह हाइपोटेन्यूज कितना है, √10, परपेंडिकुलर 1 √10। तो दोनों फोर्सेज एफ सी बी एफ सी एच। साथ में यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेज हमारे पास कितनी है, एक 20 ये वाली है और एक ये 10 अपवर्ड है। और इधर जब हमने एफ एक्स 0 किया तो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ 21 थी, ठीक है। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे, दो हमारे पास इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, और अननाउंस कितने हमारे पास, एफ सी बी एक और दूसरा एफ सी एच, ठीक है, एफ सी बी एफ सी एच। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करें तो आपके पास जो है इनके 1 मिनट में इसको क्लियर कर दूं। क्लियर ऑल लो। तो जब आपने इसको सॉल्व किया दोनों को, तो आपके पास एफ सी बी आ गया 26.9 और एफ सी एच आ गया 4.74, विच वॉज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व आर्चेज, एंड दैट्स इट। रिमेनिंग जो इसके सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं वो आपने देख लेने हैं। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसमें आपने सिर्फ H1 फाइंड आउट करना है, तो ये तो इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी ये आगे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये रिमेनिंग इससे रेलेवेंट जो जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने सारे के सारे सॉल्व करने हैं। और मैं इसकी असाइनमेंट भी जो है वो इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस कर दूंगा। तो केबल्स और आर्चेज में से एक आपकी असाइनमेंट होगी। सो अगर किसी को समझ ना आई हो तो देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।